एसआईसी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और जैसा कि आपको पता है कि सेकेंडरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए गद्य साहित्य का इतिहास का टॉपिक इन दिनों चल रहा है। गद्य साहित्य के इतिहास में भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये 3 युगों का विवरण हमने आपको पूर्ववत वीडियो में दिया। आज का टॉपिक होगा आपका अगला टॉपिक हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सेकेंडरी के सभी छात्रों के लिए। ये हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में होगा आज आपका शुक्ल युग। तो शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। छायावादी युग, छायावाद क्या है? छायावाद ये है कि जो द्विवेदी जी ने जो समृद्ध किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाया था, व्याकरण संबंधी त्रुटियों का सुधार किया था, उसके बाद का जो काल रहा 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक के कालखंड को छायावाद नाम दिया गया है। अब साहित्यिक दृष्टि से साहित्यकारों ने इसको थोड़ा सा साहित्यिक ढंग से बताया है कि द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मकता की सोपान पर चली आ रही जिन सुकोमल कांत पदावली का जो आविर्भाव हुआ है, हिंदी साहित्यकारों ने उसे छायावाद नाम दिया है। तो वही है, कालखंड तो वही है। इसमें क्या है कि कुछ ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हुई हमारे देश में जिससे हम जनमानस पूरी तरह से झंकृत हो गया। साहित्यकार उससे तो अछूता रहेगा नहीं, सामाजिक व्यक्ति वो भी है, तो समाज का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, तो साहित्यकार भी उससे अछूता नहीं रहा। साहित्यकारों के मन में भी ऐसी भावनाएं, ऐसी देश स्वदेशानुराग जगा कि उस तरह की रचनाएं उन लोगों ने भी किया। आपने पढ़ा होगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। माखनलाल चतुर्वेदी तो छायावादी कवि है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या पुष्प की अभिलाषा लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के वीर प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य को इटलाऊं। तो आप सोचिए चाह क्या है, अंतिम लाइनों में दिया है। कवि ने कहा कि चाह मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आप सोचिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने रहता है, अपने आत्मोत्सर्ग होने, बलिदान होने। तो इस प्रकार की रचनाएं, देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं होना शुरू हो गई। लोगों ने अपने अपने मत तो विभिन्न मत हो गए, लेकिन अपने अंदर की जो भावनाएं है, कोई प्रतीकात्मकता का सहारा लिया, कोई लाक्षणिकता का, कोई मैंने जिसके मन में जिस प्रकार की भावना रही, वो स्वदेशानुराग का बीज उस समय बो दिया गया। और आप तमाम आगे देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन भी छिड़ा। महाराष्ट्र पिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन छिड़ा, जिसमें समस्त भारतीयों ने बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिया। छात्रों ने भी तमाम सारे कॉलेज स्कूल छोड़ करके उस हिस्से में भाग या असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसी में ऐसे छात्र भगत सिंह के अंदर भी स्वदेशानुराग ऐसा जगह कि वो बिल्कुल बाल्य जीवन से वैराग्य उन्होंने ले लिया और देश की आजादी, देश के लिए मर मिटना, देश के लिए लड़ना उनका ये एकदम मिशन बन गया। तो ये 1931 में आकर के उनकी फांसी हो जाती है। फांसी से डरे नहीं, बल्कि फांसी के तख्ते को उन्होंने हंसते हंसते चूम लिया, जिससे देश में नौजवानों के अंदर इनसे प्रेरणा मिली कि एक देश का एक नौजवान मरने जा रहा है, अपने देश के लिए मरने मिटने जा रहा है, लेकिन थोड़ा भी मन में कसक नहीं है कि हम देश के मर रहे हैं। उसको एकदम उल्लास है कि हम देश के लिए, देश हित में मर रहे हैं। और ऐसे भगत सिंह, उनके मरने के कारण ही, उनकी आत्मोत्सर्ग होने के कारण हजारों भगत सिंह जैसी भावनाएं देशवासियों के अंदर उमड़ आई। इसमें जो साहित्यकार रहे हैं, जैसे कि आपने नाम दिया है, कुछ नाम वैसे तो है, बहुत सारे लोग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, नंदुलारी वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, ये सब इन लोगों ने, इनकी प्रौढ़तम रचनाएं भी इसी युग में विशेष करके हुई। तो ये रहा छायावाद का संक्षिप्त परिचय। अब फिर ये जो है छायावाद उत्तर युग को हम अगले वीडियो में देते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, एसआईसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। विगत दिनों में आपने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें
भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग अर्थात शुक्ल युग तक आपने अध्ययन किया। आज का टॉपिक होगा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में अर्थात छायावादोत्तर युग में इसका समय सीमा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। 1938 से 1947 ईस्वी तक का अध्ययन इसमें करेंगे। 1936 के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना परचम लहराया था, जिससे इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा था पूरे देशवासियों पर। हमें कई जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल प्लान और मंत्रिमंडल मिशन, तमाम ऐसे काम हुए थे जिससे ऐसा लगा था कि हम तो अब देश की आजादी के बिल्कुल सन्निकट हैं, आज देश हमारा आजाद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पर लोगों की अंधश्रद्धा हुई। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस का बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा देश पर। ये है 1929 की बात। क्योंकि काम तो होता रहा आगे भी, ये हमारा देश तो आजाद हुआ नहीं था, तो इसलिए ये जो है हम कई तरह की योजनाएं कुछ न कुछ हमेशा होता रहता था। 1939 में एक और घटना घटी, बहुत बड़ी घटना। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध। बहुत ही ऐसा संकट था। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि कांग्रेस का परचम अपने देश में पूरा लहरा रहा था, ऐसे समय में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से ऐसा शर्त रखी कि हम आपका सहयोग इसमें तभी देंगे जब एक निश्चित समय के बाद हमारे देश में जनतंत्रात्मक शासन स्थापित किया जाए और हमें आजाद किया जाए। सरकार की तरफ से, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से जब तक कोई इसका बहुत ही सकारात्मक जवाब नहीं मिला, इस वजह से ये जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो त्याग पत्र दे दिया। हुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल प्लान आदि ऐसे तमाम सारे कदम उठाए गए। और 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था उसका समापन हो गया। 1945 के बाद 1947 तक आते आते, क्योंकि बहुत पहले से ये योजना चली आ रही थी हमारे देश को आजाद कराने के लिए, तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त तो हो गए, लेकिन हमारी आजादी तो मिली, लेकिन हमारे अंदर अंतर कलह जो था इसने एक सांप्रदायिक हिंसा का रूप लिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में हमारा देश बट गया और बहुत ही भीषण त्रासदी थी। एक प्रकार से बहुत बड़ा सांप्रदायिक हिंसा था। और ऐसे समय में जो साहित्यकार थे, भाई मैंने पहले भी बता चुका है कि साहित्यकार तो ये एक सामाजिक व्यक्ति है और सामाजिक प्राणी है, तो वो तो प्रभावित होगा ही। वो तो और हृदय से बहुत ही कोमल होता है, तो इसका प्रभाव साहित्यकारों के ऊपर पड़ा। विशेष करके इस युग में एकांकी, रिपोर्टा, यात्राविद, संस्मरण, रेखा चित्र आदि ऐसे तमाम सारे विधाओं का तो विकास हुआ ही। इसमें जो प्रमुख जो साहित्यकार थे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, उपेंद्रनाथ अश्क, हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, नगेंद्र, सचिदानंद हिरनवास सेन अगेय, इन लोगों की जो प्रवर्तम रचनाएं थी इसी समय प्रखर हुई थी और ये मुखरित हुई थी। तो ऐसा इसके बाद, क्योंकि अब देश हमारा आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, इसके बाद हम आपको अगला वीडियो स्वतंत्रोत्तर युग में देंगे। स्वतंत्रोत्तर युग में क्या हुआ था। मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो गद्य साहित्य का इतिहास है, प्रकरण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, सेकेंड ईयर के सभी वर्ग के लिए है, सभी छात्रों के लिए है। इसमें आपको पहले पढ़ाया जा चुका है हिंदी गद्य साहित्य में भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी, भारतेंदु युगीन हिंदी, द्विवेदी युगीन हिंदी, छायावादी या शुक्ल युगीन हिंदी, शुक्लोत्तर युगीन हिंदी,
मैंने छायावादी या छायावादोत्तर युगीन हिंदी। और आज का ये अंतिम टॉपिक आपका है ये गद्य साहित्य के इतिहास में स्वतंत्रोत्तर युगीन हिंदी। इसलिए देखिए 6ठे नंबर पर है, तो इसके पहले हमने 5 तक आपको काउंट किया, बताया है। ये आज ये अंतिम है, जो इसका समय है 1947 से लेकर के अब तक। अब 1947 से लेकर के वर्तमान में जो अभी चल रहा है ये इसी युग में है। तो इसमें बहुत सारे लेखक हैं, इसमें जिसका इतने ज्यादा है कि उसका वर्णन एक ही वीडियो में दे पाना असंभव है। जिसमें प्रमुख लेखकों का नाम हमने यहाँ लिखा है, जैसे विद्यानिवास मिश्र, शंकर प्रसाद, भट्टनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह। इनकी अपनी अलग अलग विशेषता रही है। क्या कि विद्यानिवास मिश्र जो है अपनी सांस्कृतिक, अपनी मांगलिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। ये इनका गद्य ही इनको साकार कर देता है, इनका व्यक्तित्व उसमें उभर करके आ जाता है। हरिशंकर परसाई क्या है? हरिशंकर परसाई अपनी सामाजिक और राजनीति पर ये बड़ा ही व्यंगात्मक शैली में इनकी अधिकांशतः लेख होता है। तो ये एक बहुत बड़े व्यंग्यकार है। परेश्वरनाथ रेणु। अब परेश्वरनाथ रेणु क्या है? ये ध्वनि बिंब प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अन्य तमाम सारे शैलियों का अलग अलग शैली, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक, बिंबात्मक, तमाम सारी शैलियों का इस समय इस युग में चली है। मतलब एक विशेषता, खास एक विशेषता है विविध शैलियों का। इसमें हुआ था, विविध शैली में रचना हुई थी। धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती क्या? गंभीर व विचारपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल गंभीरतापूर्ण इनका लेख होता है, बिल्कुल विचारपूर्ण, विचारात्मक शैली में लिखा गया होता है, ऐसा इसके लिए प्रसिद्ध है। और शिव प्रसाद सिंह ये अपनी लोक चेतना के लिए व सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रख्यात माने जाते हैं। तो इसलिए हम इन लोगों का इसमें लिख दिए हैं, इन लोगों का नाम, जबकि है तो बहुत लोग, लेकिन इनका प्रसिद्ध है इसलिए इनका नाम हमने लिखा। तो ये इस युग के प्रमुख गद्यकार हैं, लेखक हैं। यथार्थ चित्रण, इसमें हमने पहले ही बोला कि ये इस युग में जैसा था वैसा ही लिखा जाता था, यथार्थ वर्णन किया जाता था, कल्पना नहीं ऐसा होता वैसा करता वैसा नहीं, जो था वो था, जैसा था वैसा यथार्थ चित्रण किया जाता। सूक्ष्म मनोविज्ञान व सामाजिक चेतना पर आधारित था, मनोविज्ञान व सामाजिक चेतना पर आधारित। भाषा बिल्कुल सशक्त थी और विविधतापूर्ण रचना शैली, हमने पहले भी बोला, विविधतापूर्ण रचना शैली मैंने विभिन्न प्रकार की रचना शैलियों का इसमें हुआ। विभिन्न लेखक जो है विविध शैली में, वो चाहे गवेषणात्मक शैली हो, विवेचनात्मक शैली हो या बिंबात्मक शैली हो, उद्धरण शैली हो, कोई भी शैली, इसमें विभिन्न प्रकार की शैलियों में लेखकों ने अपना लेख लिखा। और राष्ट्रीय चेतना का भी बड़ा जम करके प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से ये जो है स्वतंत्रोत्तर युग अभी भी जो चल रहा है इसी में है। अब इसके बाद चूंकि यह हिंदी गद्य साहित्य का आपका टॉपिक समाप्त होता है। भारतेंदु पूर्व युग हमने जैसा कि बताया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, और आज ये अंतिम है स्वतंत्रोत्तर युग। तो आज ये जो है हिंदी गद्य के इतिहास का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे हिंदी गद्य के प्रमुख विधाओं और गौण विधाएं, हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। आर्ट, कॉमर्स और मैथ सेक्शन के छात्रों के लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में प्राचीन हिंदी, भारतेंदु पूर्व हिंदी या प्राचीन हिंदी, भारतेंदु युगीन हिंदी, द्विवेदी युगीन हिंदी, छायावादी युगीन, छायावादोत्तर युगीन, स्वतंत्रोत्तर युगीन, इनका अलग अलग वीडियो आपको दिया जा चुका है। अब इसमें क्या है कि हिंदी गद्य के विधाओं का प्रकरण है आज हमें इसका अध्ययन करना है। तो आइए इसके हिंदी गद्य के विधाओं का अध्ययन करें। सबसे पहले तो ये कि हिंदी गद्य के विधाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग में, पहला प्रमुख कुछ प्रमुख भागों में रखा गया है, कुछ गौण है। तो प्रमुख में है नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध,
इनका अध्ययन हम एक साथ करते हैं। एक इसमें पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे वीडियो में देंगे आपको जो गौण विधाओं का हमने लिखा इधर, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टा, डायरी, पत्र साहित्य आदि तमाम सारी विधाएं हैं, इनका दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। इसमें आप पढ़ेंगे पहले आप इसका नाटक का। नाटक क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर, इन्होंने नहुष नाटक लिखा और नहुष से ही नाटक का आरंभ माना जाता है। नहुष के बाद भारतेंद्र जी आए। नहुष नाटक के बाद चूंकि उनके पिताजी ने लिखा था, इन्होंने आए। जब ये आए तो इन्होंने भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, तमाम सारे इन्होंने खुद नाटक लिखा। और इसके बाद भारतेंदु जी के जो ग्रुप में थे, जो इनके साथ लेखन साहित्यकार, उन लोगों ने भी बहुत सारे नाटक को लिखा। द्विवेदी युग में आकर के नाटक थोड़ा सा धीमा इसकी गति हुआ, इसमें थोड़ा सा शिथिलता आई, लेकिन फिर क्षयवाद युग में आकर के प्रसाद जी ने नाटक को पुनर्जीवंत कर दिया। वो ऐतिहासिक नाटकों को लिखा, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक नाटक लिखे जिससे राष्ट्रभक्ति जन जन में एकदम से उमंगित होने लगी। तो आइए, ये तो रहा नाटक का। नाटक के अन्य जो उसमें रहा, भारतेंदु के अतिरिक्त अभी उसके आगे युग में आकर के भारतेंदु जी के अतिरिक्त जो है राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश आदि, इन लोगों ने भी नाटक विधा में अपनी लेखनी दौड़ाई और हिंदी की श्रीवृद्धि की। तो ये रहा नाटक। अब अगला है आपका उपन्यास। उपन्यास क्या है? उपन्यास मतलब उपन्यस्त का। उपन्यस्त का तात्पर्य होता है प्रसिद्धति, यानी प्रसन्नता करना। दूसरे अर्थों में हम इसको, उपन्यास को, सुंदरदास जी ने लिखा है, सुंदरदास के शब्दों में, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा होता है उपन्यास। और क्या प्रेमचंद ने लिखा है कि मानव चरित्र का चित्र कहा है। मानव चरित्र का चित्र है, मानव का जो चरित्र है उसका चित्र है उपन्यास। ये प्रेमचंद जी ने कहा है। और इस प्रकार से उपन्यास को इन लोगों ने, प्रेमचंद ने तो बहुत ही, इनको तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। 1936 में उपन्यास सम्राट की पदवी से इनको नवाजा गया। और इन्होंने जैसे निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान, तमाम सारे उपन्यास लिखे, जिससे कि ये बड़े ही ख्याति लब्ध उपन्यासकार कहलाए। और वहीं पर प्रसाद जी, प्रेमचंद के साथ ही उपन्यास का अंत नहीं हो जाता। उपन्यास लिखने की सिलसिला अब तक जारी है। वो आगे बढ़ा। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ हर्ष आदि इन लोगों ने लिख करके और उपन्यास लिख करके अपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आगे है तीसरा है कहानी। कहानी क्या है? कहानी आपने पहले से भी सुना। कहानी बहुत ही रोचक विधा है। इसमें क्या है कि पहले से ही आख्यायिकाओं के रूप में पुराणों में वर्णित है, तो वही आख्यायिका ही बाद में चल करके कहानी का रूप लिया। ये जो है कहानी को अज्ञेय जी कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है इसमें कि मानवीय क्या है, मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं और वह एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के समान। साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है क्या होता है। तो अब वही चीज हमारे जीवन में, हमारे लिए भी वही चीज है। तो ये कहानी को प्रेमचंद भी, कहानी 300 से अधिक कहानी इन्होंने लिखा है प्रेमचंद जी ने। बड़े श्रेष्ठ कहानीकार कहलाए हैं। इनकी कहानियां भी बड़े ही सामाजिक, बड़े ही जीवंत होती हैं। कहानी लिखने का कार्य कमलेश्वर, हीराचंद जोशी, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी आदि इन लोगों ने भी श्रेष्ठ कहानियां लिखा और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया कहानीकार के रूप में। अगला टॉपिक है आपका आलोचना। आलोचना में है क्या? आलोचना जो टॉपिक है, आलोचना क्रिटिसिज्म का पर्याय है। क्रिटिसिज्म अंग्रेजी शब्द है। क्रिटिसिज्म का पर्याय है आलोचना।
अब क्रिटिसिज्म क्या है? एक तटस्थ रूप से अध्ययन करना। तटस्थ रूप मतलब किसी का पक्षपात न करना और बिना पक्षपात किए किसी विषय बिंदु पर अपना विचार रखना, यही है। इसको एक प्रकार से समीक्षा कर सकते हैं, उस समीक्षा ही कर सकते हैं आलोचना। तटस्थ होकर के उसका मूल्यांकन करना, वही समीक्षा करना, वो वही है आलोचना। तो आलोचना में है क्या कि इनका शुरुआत, पहला आलोचना कौन था? तो श्रीनिवास दास की रची की हुई संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की आलोचना इनके द्वारा, यही पहली आलोचना है। इसके बाद आलोचना लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तमाम सूर, कबीर, तुलसी आदि के ऊपर इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा और यह आलोचना के शीर्ष पुरुष कहलाते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ ही साथ ये जो है डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास वर्मा आदि, ये लोग भी कुशल, बहुत ही कुशल आलोचना विधा में श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। अब ये है आपका अंतिम इसमें प्रमुख विधा में निबंध। निबंध क्या है? निबंध जैसा कि आप जानते हैं कि निबंध को इसमें बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता व समीपता, संबद्धता के साथ होता है, वो निबंध कहलाता है। तो निबंध मुख्यतः वैसे हम कह सकते हैं कि भारतेंद्र युग से ही इसका निबंध, क्योंकि वहीं से गद्य युग वहीं से शुरू होता है, गद्य काल उसी को कहा जाता है, भारतेंद्र युग को। तो भारतेंद्र युग से ही ये गद्य काल माना जाता है, वहीं से निबंध लिखने की परंपरा आगे बढ़ती है। प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर बाद में द्विवेदी जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि तमाम सारे श्रेष्ठ निबंधकार, और वर्तमान तक विद्यानिवास मिश्र या जिन लोगों ने भी आधुनिक युग में आकर के इसमें बहुत छायोत्तर युग में आकर के विद्यानिवास मिश्र या फरीश्वरनाथ रेणु, तो निबंध की लिखने की परंपरा आज तक अभी चल रही है। अभी भी अब इसका निबंध तमाम सारे लेखकों द्वारा आए दिन पत्रिकाओं में निकलते रहते हैं। तो ये रहा निबंध। आपको आपने अध्ययन किया नाटक का, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध का। इन 5 टॉपिक पे आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश दिया गया। आप डिटेल्स अध्ययन करने के लिए घर पे भी आप इसका अध्ययन करते रहें। ओके, थैंक यू।